नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। आज पेश होगा आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश करने वाली हैं। हर साल की तरह फरवरी महीने की पहली तारीख को सुबह 11 बजे से बजट भाषण शुरू हो जाएगा और देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने होगा। और अगर देखा जाए पराक्रम, तो इस बार भी जो बजट है वो पेपरलेस होने वाला है, यानी पूरी तरह से डिजिटल रहेगा। और देश की वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण को लगातार हम 5वीं बार बजट पेश करते देखेंगे। बिल्कुल प्रीति, और संसद में आज पेश होने वाले आम बजट पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। संसद टीवी पर आम बजट को लेकर कवरेज दिन भर जारी रहेगी। बजट भाषण का सीधा प्रसारण, साथ ही आप इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं और संभावनाएं हैं, बजट पेश होने के बाद इससे जुड़ा हर बारीक विश्लेषण आज आप दिन भर संसद टीवी पर देख सकते हैं। और प्रीति, इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि ये जो बजट है ये 17वीं लोकसभा का अंतिम पूर्णकालिक बजट है। बिल्कुल, तो किन मायनों में इस बार बजट रहेगा खास, क्या उम्मीदें हैं, आर्थिक सर्वेक्षण आखिर क्या कुछ इशारा कर रहा है बजट को लेकर, हर बारीक विश्लेषण संसद टीवी पर आप देखेंगे। न सिर्फ टीवी बल्कि मोबाइल टैबलेट पर भी आप आसानी से संसद टीवी देख सकते हैं। और जैसा पराक्रम ने बताया कि 17वीं लोकसभा का यह अंतिम पूर्णकालिक बजट है, क्या खास रहेगा और आर्थिक सर्वेक्षण से क्या इशारे मिल रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अमन अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अमन अग्रवाल। साथ ही डॉक्टर पंकज वशिष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर RIS, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दो और खास मेहमान हैं जिनसे हम अगले 1 घंटे में चर्चा जारी रखेंगे। बिल्कुल प्रीति, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुभाष श्री अग्रवाल, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SMC ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत सुभाष अग्रवाल साहब आपका। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर SP शर्मा भी जुड़ेंगे, आप चीफ इकोनॉमिस्ट और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च PSG चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, उनके साथ भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे खास तमाम मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत से पहले प्रीति एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगे आम बजट। राज्यसभा में भी रखी जाएगी बजट की कॉपी। संसद टीवी पर दिन भर विशेष प्रसारण। आम बजट में अर्थव्यवस्था को रफ्तार के साथ रोजगार और निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीदें। उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़ी घोषणाओं पर होगी सबकी नजर। MSME समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्त मंत्री कर सकती हैं कई कदमों का ऐलान। अगले 25 साल के विकास की बुनियाद तैयार करने वाले बजट में बुनियादी ढांचे की मजबूती और आत्मनिर्भर भारत पर होगा जोर। रेल, राजमार्ग और हवाई संपर्क की स्कीमों को मिल सकती है रफ्तार। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और मध्य वर्ग को भी राहत की उम्मीद। आज की वैश्विक परिस्थिति में दुनिया के लिए आशा की किरण बनेगा भारत का आम बजट। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह बजट देश के आम आदमी की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का भी करेगा प्रयास। और दुनिया भर में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, महामारी से पूरी तरह उभरी अर्थव्यवस्था अब रफ्तार पकड़ने की तैयारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार का 11वां और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 5वां बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। और लोकसभा में बजट पेश किए जाने के करीब 1 घंटे बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जहां आम बजट की प्रति उच्च सदन के पटल पर रखी जाएगी। यह तीसरी बार होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट पेश करेंगी। इस साल के आम बजट में अर्थव्यवस्था को रफ्तार के साथ रोजगार और निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि यह बजट भी उसी भावना को आगे बढ़ाएगा जो पिछले बजटों में रही हैं। हालांकि उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़ी घोषणाओं पर सबकी नजर होगी। अगले 25 साल के विकास की बुनियाद तैयार करने वाले बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूती और आत्मनिर्भर भारत पर विशेष जोर रहने की संभावना है।
वहीं महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और मध्य वर्ग को भी इस बजट से राहत की उम्मीद है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले आम बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की जो वैश्विक परिस्थिति है उसमें देश का यह आम बजट दुनिया के लिए आशा की किरण बनेगा। साथ ही ये भी कहा कि बजट देश के आम आदमी की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का भी प्रयास करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। हमारी देश की वित्त मंत्री भी महिला है और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगी। और प्रीति, हम ये देख रहे हैं कि वित्त मंत्री का जो बजट होता है वो हर बार उसमें कुछ ना कुछ खास रहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में जब अपना पहला बजट पेश किया था तब उन्होंने ब्रीफकेस में बजट दस्तावेज लाने की परंपरा तोड़कर बही खाते में बजट पेश किया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय परंपरा है उसका निर्वहन एक नया रूप में देखने को मिला हमको। बिल्कुल। और 2020 में उन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बीच जब अपना तीसरा बजट 2021 में पेश किया तो इस बजट ने भी देश के पहले डिजिटल या कहीं पेपरलेस बजट होने का इतिहास बनाया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में आजादी के 75वें साल में केंद्रीय बजट पेश किया था, जिसमें भारत @100 तक पहुंचने की 25 वर्षों की लंबी अवधि यानी अमृत काल के लिए ब्लूप्रिंट का उल्लेख किया गया था। बिल्कुल। तो ये तमाम जो खासियत रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री रहते हुए और बजट पेश करते हुए साल दर साल, वो आप इन 4 तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। जो पहली तस्वीर है बजट की वो 2019-20, उसके बाद में 2020-21, फिर 2021-22 जब वित्त मंत्री के हाथ में जो बही खाते के रूपी बजट है। और एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि आम बजट 2023-24 आज पेश किया जाएगा संसद में। देश का आम बजट होगा। वित्त मंत्री लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। बिल्कुल। तो 5वीं बार वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये बजट रहने वाला है। कल आर्थिक सर्वेक्षण हमने देखा। आपको बता दें, अब ये परंपरा है कि बजट पेश होने के एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वे है वो संसद में पेश किया जाता है, रखा जाता है और इसके जरिए एक तरह से जो वित्तीय स्थिति है देश की उसका पूरा लेखा जोखा देश के सामने होता है। और बजट पेश करने से पहले आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी 11 बजे जब बजट सत्र की शुरुआत होगी। कल पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू हुआ, आज बजट पेश होगा और उसके पहले हम देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। तमाम और औपचारिकताएं हैं जो बजट पेश होने से पहले की जाती हैं। पल पल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और तमाम अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन इस बार आर्थिक सर्वे क्या बता रहा है, क्या इशारा कर रहा है, फिलहाल हम अगले 1 घंटे में इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर अमन अग्रवाल,
क्या जो कल आर्थिक सर्वे रहा, हम जानते हैं जो ग्रोथ रेट को लेकर, विकास दर को लेकर अनुमान है वो 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। क्या तस्वीर दिखा रहा है, किस तरह की संभावनाएं, उम्मीदें बजट को लेकर की जाए? देखिए, ये जो बजट होता है वो तो पहली बात आगे 1 साल का और उसके बाद आगे हमें लॉन्ग टर्म में क्या रहना है उसके ऊपर दर्शाता है। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो एक बही खाता होता है कि पिछला साल जो आपका गया है वो कैसा गया है, और वो देखना ज़रूरी होता है बिकॉज आगे जो हम कदम रखने जा रहे हैं उसकी छलांग कितनी बड़ी होगी, कैसे होगी, कितनी हमारे में क्षमता है छलांग लेने की, वो हमें पता चलता है कि हम पहले कैसा परफॉर्म किए हैं, पिछले साल हमारे में कितनी शक्ति आई है, हमने कितनी ऊर्जा अपने में जागृत की है, उस ऊर्जा के बदौलत हम आगे छलांग लगाने की क्षमता रखते हैं। तो वो जो ऊर्जा है वो भगवान की कृपा रही, और जो हमारे पास आंकड़े आए और जो इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिले हैं, चाहे वो ग्रोथ रेट की बात हो, 6.8% ग्रोथ रेट हमें इस साल देखने को मिला है, आरबीआई के प्रोजेक्शंस के बिल्कुल मिलता हुआ मापदंड है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो और एजेंसीज हो, आईएमएफ हो, उनके भी मापदंड में इतना ही आ रहा था। और एक ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिला, जहाँ वर्ल्ड के अंदर ग्रोथ कम होती नजर आ रही है, 1% की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, वर्ल्ड ग्रोथ 3.2% से इतना गिरावट देखने को मिल रही है। बड़े बड़े देशों के हाल खराब हैं, वहाँ पे कंट्रोल। इन्फ्लेशन हम देखें तो इन्फ्लेशन भी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल, 6.4%। हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट फिर भी काफ़ी कम है जितना उम्मीद की जा सकती है। जैसे बाकी देशों में डबल डिजिट इन्फ्लेशन, बड़े बड़े देशों में डबल डिजिट इन्फ्लेशन आ रहा है। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल रोल पे, ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई इंसान अपने पैरामीटर देखता है, बीपी देखता है और चीज़ें देखता है तो देखता है हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो ये जो पैरामीटर्स इकोनॉमिक सर्वे में देख के आए हैं वो हमें दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि भारत एक सही रास्ते पे चल रहा है। जो इस सरकार ने पिछले 7-8 सालों में काम किया, एक मुहिम चलाई, रिफॉर्म का फ्रेमवर्क अपनाया, वो ग्रोथ फैक्टर एक आम आदमी तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान जो है सिर्फ सरकार नहीं चलाती है, वो एक आम आदमी चलाता है जो एक धरा पे बैठा है, काम कर रहा है। अगर वो काम नहीं करेगा तो सरकार कोई भी पॉलिसी बना ले तो वो आगे पनपती हुई, फल देती हुई नजर नहीं आएगी। तो वो हमें इसमें दिखाई देते हैं आंकड़ों में। डॉक्टर पंकज, समझना चाहेंगे कि जब हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो क्या समझा जाए कि ये एक तरीके से झलक हो भी इसमें मिलती है कि आने वाला बजट किस तरीके का होगा? क्या इसका अनुमान इसके जरिए लगाया जा सकता है क्या? देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण है जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि हमें बताता है कि पिछले 1 साल में हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी रही है। तो अगर हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो जो बजट हमारा है वो हमारा अगले आने वाले 1 साल के लिए ब्लूप्रिंट देता है। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक सर्वे है उससे हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि बजट कहाँ पे फोकस करेगा, किस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाएगा, कि जो थोड़ी बहुत वीकनेस दिख रही है आर्थिक सर्वेक्षण में उसको किस तरह से प्लग किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे से की हैं जिसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक सर्वेक्षण आपके आने वाले बजट की रूपरेखा और डायरेक्शन को किसी ना किसी हद तक वो मूल्यांकन करता है कि आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। और जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा कि जैसा प्रोफेसर साहब बता भी रहे थे कि हमारा जो ग्रोथ रेट है काफ़ी अच्छा रहा है। वी आर दी ब्राइटेस्ट सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। बट कुछ हमारे अभी जो हमारा नेक्स्ट ईयर का जो ग्रोथ फोरकास्ट है काफ़ी अच्छा है। हम विश्व में सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था रहेंगे। पर अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उन्होंने हाईलाइट भी किया है कि कुछ डाउनसाइड रिस्क भी हैं। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने मेंशन भी किया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अच्छा नहीं कर रही है, और क्योंकि हम विश्व का हिस्सा हैं, हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड रिस्क रहता है। तो उम्मीद यही जताई जाएगी कि इकोनॉमी, जो वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी है, वो भी इस आर्थिक मंदी से जल्दी से उभरे, और हम जो हमारा अभी 6.6 to 6.8 का जो एक रेंज दिया है आर्थिक सर्वेक्षण में अगले साल के लिए, हम उसको भी ब्रीच कर पाए। और मुझे लगता है कि जो बजट है उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ अनाउंस जरूर करेगा कि किस तरह से जो वैश्विक परिस्थिति हमारे सामने आ रही है उसको किस तरीके से निपटा जाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर एसपी शर्मा, जो ग्रोथ रेट को लेकर है उसी पर मैं सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि 3 साल में जो ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है। अगर चालू वित्त वर्ष की बात करें 7%,
उसके पहले की बात करें 8.7% था, और अब जो अनुमान अगले वित्त वर्ष के लिए है वो 6 से 6.8% है। हालांकि कहा जा रहा है कि दुनिया भर की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें तेजी से विकास करती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था साबित हो रही है। लेकिन क्या ये तमाम जो संभावनाएं, जो उम्मीदें दुनिया भर की, या कहे जो वैश्विक एजेंसियां हैं, IMF है, विश्व बैंक है, तमाम जो वैश्विक एजेंसियां हैं जिस उम्मीद की नजरों से भारत की तरफ देख रही हैं, क्या ये उसी के अनुरूप नजर आ रही है? और अगर पिछले 3 साल के मुकाबले, पिछले 2 साल के मुकाबले हम आगे कम होता इसको देख रहे हैं, क्या बड़े कारण आपकी नजर में है और उबरने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं बजट में? देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारा सर्वेक्षण है, जो 1 साल का लेखा जोखा है कि क्या हमने उपलब्धियां की हैं, तो अगर हम उसको मद्देनजर रख के देखें तो इकोनॉमिक सर्वे से 5 बड़ी चीजें निकल के आती हैं। एक तो हमारी रेजिलियंस, इकोनॉमिक रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग है। जैसे आपने बताया कि हमारा ग्रोथ रेट जो है 6.5% के आसपास इस बार जो अगले वित्त वर्ष के लिए फोरकास्ट किया जा रहा है, जो कि 6 से 6.8 तक जो जा सकता है, जिसका एवरेज हम 6.5% ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जब कोरोना था, जब 2020-21 में ग्रोथ डिसलीरेट हुई, जब -6.6% से ग्रोथ डिसलीरेट हुई, उसके अगले वर्ष में हमने बहुत ही क्विक रिकवरी हासिल की। एक तो ये क्विक रिकवरी का जो इकोनॉमिक सर्वे में जो सर्वेक्षण आया है कि वी वर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी आफ्टर द पैंडेमिक कोविड-19 ऑफ 2021, के हमारा ग्रोथ रेट एकदम से शार्पली 8.7 तक पहुंच गया। उसके बाद उस हाई ग्रोथ के ऊपर हम 7% पे फिर इस साल ग्रो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। इतने हाई ग्रोथ रेट के ऊपर आगे 7% ग्रो करना एक मायना रखता है कि हम डिस्पाइट सो मेनी डिफिकल्टीज, डिस्पाइट हाई इन्फ्लेशन और ग्लोबल हेडविंड्स, रशिया यूक्रेन वॉर, हमने फिर भी 7% का ग्रोथ हासिल करने की चेष्टा की है। इस साल हम 7% का ग्रोथ हासिल करेंगे, और इस 7% के ग्रोथ के ऊपर हम अगले साल फिर, जबकि अभी अनसर्टेनिटीज खत्म नहीं हुई है, अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जारी है, तो उसके बावजूद भी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो लगभग कोई 6 और 6.8 के बीच में रहेगी। तो एक बड़ी चीज है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे में 4 और चीजें निकल के आई हैं। दूसरे नंबर पे है कि गवर्नमेंट कैपेक्स वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप पहले 9 महीने का हम लेखा जोखा करें इस वर्ष का, तो वो 60% से ग्रो किया है, जो कि ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। मेजरली ग्रोथ इज ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट कैपेक्स, और जब गवर्नमेंट कैपेक्स होता है तो प्राइवेट सेक्टर भी उसको फॉलो करता है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आने की बहुत बड़ी उम्मीद है, और उनमें अपटिक आना शुरू हो गया है। ये इकोनॉमिक सर्वे में से हमें पता चला है। और इसके अलावा जो साउंड डिमांड, इकोनॉमिक सर्वे दर्शाता है कि डिमांड ट्रैजेक्टरी बहुत स्ट्रांग है, जो कि आने वाले टाइम में डिस्पाइट दी ग्लोबल हेडविंड्स, जो भी अनसर्टेनिटीज हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स में स्लो डाउन आएगा, उसकी भरपाई करने के लिए हमारी डिमांड ट्रैजेक्टरी, डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जो 5वीं चीज है, एमएसएमई का क्रेडिट ग्रोथ, जो कि 30% से ग्रो किया है। पहले जो अभी जो 8-9 महीने इस वर्ष के जिनका लेखा जोखा हुआ है, तो 30% से एमएसएमई का क्रेडिट ग्रो करना एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि इंडिकेट करता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद अ हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। तो ये सब चीजें, जो 5 जो मेन तत्व आए हैं इसमें से निकल के इकोनॉमिक सर्वे में से, वो आगे इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारी डिमांड ट्रैजेक्टरी है, जो हमारी ग्रोथ है, वो आने वाले टाइम में भी इंटैक्ट रहेगी। वी विल बी द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे आईएमएफ ने बिल्कुल ठीक है। और तमाम सारी जो वैश्विक जो एजेंसियां हैं उनका भी यही कहना है कि भारत की जो विकास दर है वो निश्चित रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी वैश्विक मंदी के बावजूद। बहरहाल सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन का, जो कि इस वक्त वित्त मंत्रालय में मौजूद हैं। अखिलेश, वित्त मंत्री वहां पर पहुंचती हैं, जैसा कि बजट के पहले ऐसा होता है। अभी क्या जानकारी आपके पास में? वित्त मंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगी। 8:30 बजे के करीब उनको अपने घर से निकलना है। 8:30 से मैक्सिमम 8:45 तक वो घर से निकलेंगी। उसके बाद 9 बजे के करीब यहाँ से नॉर्थ ब्लॉक से उनको राष्ट्रपति भवन जाना है। और जैसा कि आप जानते हैं पराक्रम की वित्त मंत्री जब नॉर्थ ब्लॉक में आती हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों से मिलने के बाद राष्ट्रपति भवन उनको जाना पड़ता है। राष्ट्रपति से उनको अनुमति लेनी पड़ती है कि राष्ट्रपति को बताती हैं कि हाँ, हम आज बजट पेश करने जा रहे हैं। और
राष्ट्रपति जो है और राष्ट्रपति उनको अनुमति देती हैं और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो सीधे कैबिनेट की मीटिंग होगी। 10:10 के करीब कैबिनेट की मीटिंग होगी जो संसद भवन परिसर में ही होती है और कैबिनेट उसको प्रस्तुत रिकमेंड करती है, उसको संस्तुति देती है कि हाँ जी आप बजट करने के लिए अधिकृत हैं और उसके बाद निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी उस लोकसभा में। तो देखिए अभी मैं वित्त मंत्रालय के समक्ष खड़ा हूं और देख रहे हैं कि आप भीड़ लगी हुई है, मीडिया की भी भीड़ है और उसके अलावा सुरक्षाकर्मी भी हैं। अभी वित्त सचिव अंदर गए हैं और निर्मला सीतारमण अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगी। जो पराक्रम जो मैं बता रहा हूं कि वित्त मंत्रालय का या जो मैंने कह सकते हैं कि देश के पूरे वित्त का गार्जियन कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय है और यहाँ तकरीबन 6 महीने पहले से बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और जैसा कि होता है कि बजट बनाने के प्रोसेस में जो लोग शामिल होते हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो सारे लोग क्वारंटीन रहते हैं काफी लंबे समय तक और आज के दिन में जब तक बजट पेश नहीं होता है तब तक वे क्वारंटीन में रहेंगे। इसलिए निर्मला सीतारमण अभी थोड़ी देर में नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगी और नॉर्थ ब्लॉक में अंदर जाके वो पूरी तैयारियों का जायजा लेके उसके बाद जो परिवर्तन हुआ है बजट पेश करने के तरीके में कि जैसे पहले बजट का पेपर आता था, बड़े बड़े दस्तावेज होते थे, लेकिन उसके बाद सूट अटैची में बजट पेश करते थे जो वित्त मंत्री होते थे। उसके बाद निर्मला सीतारमण जब आई तो उसके बाद एक लाल रैपर जो बही खाता होता है, बही खाता में बजट पेश किया गया। उसके बाद टैबलेट में अगले साल पिछले साल से टैबलेट में बजट पेश किया जाने लगा और टैबलेट लेकिन इस साल भी देखने की बड़ी रोचक स्थिति है कि वो टैबलेट ही आ जाता है या कुछ और आता है। बिल्कुल ठीक है। भगवत करार जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सर फाइट बाहर गया सर मीडिया बाहर गया भाई सर फाइट बाहर वित्त राज्य मंत्री भगवत करार तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनसे घिरे हुए हैं और जाहिर तौर पर अब बजट पेश होने वाला है। हलचलें भी इसके पहले काफी तेज हैं और जैसे अखिलेश सुमन भी बता रहे हैं कि तमाम और प्रक्रियाएं हैं और एक तरह से हम कहें परंपराएं हैं जो बजट पेश होने से पहले पूरी की जाती हैं। जब 11 बजे बजट पेश होगा उसके पहले तमाम ऐसे छोटे छोटे अपडेट है जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए पंकज चौधरी एमओएस फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कह रहे हैं बजट पेश होने से पहले, आइए सुनते हैं। देखिए, मोदी सरकार जब से बनी है और समाज के सभी तबकों का ध्यान रख करके बजट लाती है और निश्चित तौर से भी कुछ घंटे बाकी हैं, आप देखेंगे कि समाज के सभी वर्गों का उम्मीदों वाला बजट है। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और हमारे वित्त मंत्री जी के देखरेख में जो हम लोगों ने देश के साथ काम किया है उसका परिणाम है कि इकोनॉमिक सर्वे भी आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था अपने पटरी पे है। तो समाज के सभी वर्गों की उम्मीदों वाला बजट है और हमारे साथ ऑनलाइन सुभाष अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, समझना चाहेंगे आखिर क्या वजह है। एक बार फिर चलते करार जी पहले कुछ कह रहे सुन लेते हैं। सेक्रेटरी माननीय राष्ट्रपती जी यांना 9 वाजता भेटणार आहोत, नंतर 10 वाजता कॅबिनेटची मीटिंग प्रधानमंत्री मोदीजी यांच्या नेतृत्वामध्ये होणार आहे। 10 वाजता कॅबिनेट मीटिंगमध्ये आम्ही जाणार आहोत आणि तिथून 11 वाजता अर्थसंकल्प हा लोकसभेमध्ये आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी मॅडम सादर करणार आहेत। आज हमारे देश का अर्थसंकल्प फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन जी लोकसभा में 11 बजे प्रस्तावित करेंगे। उसके पहले मैडम के नेतृत्व में हमारे सहयोगी पंकज जी चौधरी सेक्रेटरी माननीय राष्ट्रपति जी को 9 बजे मिलने वाले हैं। उसी के बाद 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, उसी में हमें बुलाया है। हम सब लोग उधर जाने वाले हैं और 11 बजे अर्थसंकल्प। आम जनता को क्या मिलने वाला है? आम जनता को
क्या मिलने वाला है ये 11 बजे आपको मालूम हो जाएगा। सर कोई अंदेशा किस क्षेत्र में ज्यादा जोर रहेगा सर? इसी के बारे में कुछ मैं वार्ता नहीं करना चाहता, इसी के बारे में कुछ वार्ता नहीं करना। आखिरी पूर्ण बजट है सर। कोई कोविड आपने बोला रिकवरी हो गया है, तो क्या लोग खुश होंगे इस बजट के, इतना बता दीजिए। तो आम जनता को क्या मिलने वाला है ये 11 बजे आप सभी संसद टीवी पर देख सकते हैं। और जैसा हम जिक्र कर रहे थे, हमारे साथ सुभाष अग्रवाल जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, समझने वाली बात यह है कि जब वैश्विक मंदी का दौर चल रहा है, बावजूद इसके आखिर क्या बड़ी वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताई जा रही है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, ऐसा है, भार मंदी है, इसके बावजूद हमारी इकोनॉमी बेटर कर रही है। इसके पीछे एक तो हमारी डिमांड जो है वो बिग पॉपुलेशन है, डिमांड है हर चीज की, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, पीछे हमने लास्ट ईयर बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ावा दिया था, तो उससे डिमांड और क्रिएट हुई है और उससे सिस्टम बेटर बना। मैन्युफैक्चरिंग में भी इंसेंटिव मिला, हर सेक्टर को इंसेंटिव मिला है। और एक गुड गवर्नेंस हमारी गवर्नमेंट की रही है कि हर टाइमली कोई भी डिसीजन लिया उन्होंने, बिल्कुल आम जनता के इंटरेस्ट में। वैक्सीनेशन ड्राइव जो रहा वो बहुत बढ़िया रहा, हमारे यहाँ डर जो था वो नहीं रहा कोरोना का, तो इससे हम लोग एंगेज रहे। और ये इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो इकोनॉमी के अंदर बजट पेश किया था लास्ट ईयर, वो भी एक कारण था कि जो इंसेंटिव देना है, जैसे 6,000 रुपए किसानों को बांटे और दूसरे इंसेंटिव दिए, इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिए, तो इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट बना। और मैं समझता हूं कि ये बजट भी, ये फुल टाइम बजट जो पेश होगा, इस पे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि फिस्कल डेफिसिट पे भी रोड मैप दिया जाएगा कि जो भी अभी 6.4% के करीब है, तो उसको हम 5.8% को एड्रेस करें, ऐसा हम सोचते हैं। और क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन बहुत बढ़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा, ये सारी बातें हैं जो इस ध्यान देने वाली होंगी बजट को लेकर। बिल्कुल, आइए अब सीधा हम संसद भवन परिसर चलते हैं। वहां हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा फिलहाल मौजूद हैं। सूरज, हालांकि अभी करीब 8:30 का वक्त होने वाला है, बहुत ज्यादा हलचलें तो नहीं होंगी, लेकिन बताइए किस तरह से धीरे धीरे हम सरगर्मियां संसद में देख सकते हैं? हमें मालूम है कि तमाम कॉपीज हैं जो आती हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी बजट पेश होने से पहले वहां? बिल्कुल प्रीति, अगर हम बात करें इस बार के बजट की, तो इस पुरानी संसद भवन की बिल्डिंग में ये संभवतः आखिरी बजट पेश होने वाला है जो निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। कल हमने देखा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एक महिला है और वित्त मंत्री जो है वो भी एक महिला है। 1947 से लेकर अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब राष्ट्रपति और वित्त मंत्री दोनों महिलाएं हैं और बजट पेश किया जाएगा। तो इस अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि 8:30 बजे का वक्त है। यहाँ पर संसद भवन में सुरक्षा जांच और जो बजट की कॉपियां इनका आने का सिलसिला भी जारी हुआ है और यहाँ सारी व्यवस्था की जा रही है जो ऐतिहासिक बजट पेश होगा, क्योंकि इसके बाद ये नई बिल्डिंग में पेश होना है, तो इस बार आखिरी होना है, तो ये भी उत्सुकता लोगों में काफ़ी है। जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 9 बजे चूँकि राष्ट्रपति भवन वित्त मंत्री को जाना है अपने सहयोगियों के साथ, उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद वो बजट पेश करेंगी। तो यहाँ पे अभी धीरे धीरे सरगर्मियां शुरू हुई हैं और उस लिहाज से अगर हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था प्रीति, हमने देखा था आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार के आगे का रोड मैप होता है और बजट तैयार करने में इसकी काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें, महंगाई, बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मतलब ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर खास ध्यान इस बार के बजट में होने जा रहा है प्रीति। बिल्कुल बिल्कुल सूरज, लगातार अपडेट के लिए हम आप तक आते रहेंगे और जैसा आप बता रहे हैं कि आर्थिक सर्वे क्या इशारा कर रहा है, उस पर हम लगातार मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अमन अग्रवाल, फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो बात कही गई है, हम जानते हैं जो पहली तिमाही रही उसमें 2.2 रहा, उसके बाद हमने दुगना होता देखा। 5.8 को एड्रेस करने की बात अभी डॉक्टर शर्मा ने भी कही है। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लग रहा है, क्या बड़े चैलेंजेस हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं?
ये फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का एक तरीका है कि जो खर्चे किए जाते हैं उसको ऊपर बहुत ज़्यादा मापदंड कर दिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जो इनकम्स हैं उसको बढ़ाएं। तो पहली बात तो हमें पिछले 6 महीने में देखने को मिला कि जो हमारी कलेक्शंस हो रही थी, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, वो कलेक्शंस काफ़ी अच्छी रही हैं और जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे ज़्यादा मिली हैं हमें। तो हमारे इनकम तो अच्छी हुई है, जहाँ हमारा ग्रोथ है वो ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है, तो वो एक उसको सपोर्ट करती हुई चीज़ दिखाई दे रही है। जहाँ तक एक्सपेंसेस की बात है वो बहुत अधिक तरीके से कम नहीं किए जा सकते, और जब हम जॉब देने की बात करें, एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं, और जो वैकेंसीज, बिकॉज ये सरकार बिलीव करती थी लीन गवर्नमेंट में और एक्सेसिव गवर्नमेंट, मतलब हम अच्छा काम करें पर कम से कम गवर्नमेंट, छोटी से छोटी गवर्नमेंट हो, उसको रोकते हुए इन्होंने करीबन 40 से 60-65% जो है वैकेंसीज जो थी महकमों में, मंत्रालयों में, डिपार्टमेंट्स में, वो भरी नहीं थी। अब वो क्योंकि प्रधानमंत्री ने देखा और उन्होंने कहा पिछले कुछ महीने पहले कि उनको खोला जाए, उनको किया जाए, तो वो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो वो कम नहीं हो सकते। तो हमारे पास स्कोप जो एक्सपेंसेस कम करने का था वो स्कोप इस समय नहीं है। पर जो मिठाई बांटने का स्कोप था इस सरकार ने काफ़ी कम किया। जब मिठाई थोड़ी बहुत बांटी भी कोविड के दौरान, तो हमने देखा फिस्कल एक्सपेंडिचर 9.2% पे पहुंच गया, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और जो विपक्ष कह रहा था उसके कम कहने पे बहुत कम किया गया था, बिकॉज उस समय भी रीएलोकेशंस की गई थी, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर्स किए गए थे जो नहीं कर पाए थे कोरोना काल की वजह से, तो वो एक्सपेंडिचर्स उन्होंने उसको शिफ्ट करके, तो वो जो एक्सेस एक्सपेंडिचर होना था उस पर कंट्रोल कर लिया था। तो ये सरकार एक चीज़ तो बड़े अच्छे से कर पा रही है कि एक्सेस एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल कर पा रही है। दूसरा, अगर हम एनपीएस भी देखें, वो भी एक इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ, और जो बैंक की स्थिति होती है, उनकी हेल्थ की कंडीशन होती है, अर्थव्यवस्था की हेल्थ कंडीशन होती है, अगर हम ग्रॉस एनपीएस देखें वो भी कम होकर 5% के करीब, जो इस इकोनॉमिक सर्वे में देख के आया है, वो कम हो गए हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज उनको कम करना बहुत डिफिकल्ट टाइम रहता है, स्पेशली जब कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, चाहे सुनामी टाइप जगह आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए या कोई ऐसे जैसे महामारी फैली है ऐसी फैल जाए, तो हमारे एनपीए जो है बढ़ते हुए नजर आते हैं, पर इसमें कम देखिए। ये सीधी तस्वीरें हम बताना चाहेंगे दर्शकों को, जो आप देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर की हैं। वो अपने घर से निकलकर राष्ट्रपति भवन के लिए वो जा रही हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझना चाहूँगा डॉक्टर पंकज आपसे, जब हम बात कर रहे हैं फिस्कल डिफिसिट की, तो ये कितना ज़रूरी है इसको बैलेंस करना, और क्या समझा जाए कि यही बड़ी वजह है कि जो बेरोजगारी की समस्या है या महंगाई का जो मुद्दा है, वो जब तक फिस्कल डिफिसिट के अंतर को नहीं पाट पाएंगे ये समस्याएं बनी रहेंगी। देखिए, फिस्कल डेफिसिट जहाँ तक फिस्कल डेफिसिट का सवाल है, उसमें एक सीधा उसको जब कंट्रोल करने की बात की जाती है तो उसका एक रीज़न ये होता है कि जब सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो क्योंकि उसकी आय सीमित है, तो बहुत सारा एक प्रोपोर्शन होता है जो कर्ज लेके, मार्केट से कर्ज लेके आप सरकार खर्च करती है, उसकी वजह से डेफिसिट बढ़ता है जी। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि जो आपकी फाइनेंशियल लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो थोड़ी सीमित होती है। तो उसके एक कॉन्सेप्ट है क्राउडिंग आउट, कि जब सरकार ज़्यादा खर्च करती है, उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, तो एक मोटा इफेक्ट होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पैसा कम मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मार्केट से बाहर होता है। इसीलिए इसका जरूरी है कि इसको कंट्रोल में रखा जाए। दूसरा, इसका इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है। पर अभी जो हमारी सिचुएशन है पिछले 2-3 साल में, अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से डिमांड स्क्वीज था, ग्लोबल क्राइसिस था, उस स्थिति में सरकार को खर्च करना पड़ता है, आपको सपोर्ट करना पड़ता है पब्लिक को भी। और दूसरा, एक जो मेजर, आप केन्जियन स्कूल में अगर जाएंगे तो आप पाएंगे कि जब क्राइसिस आता है तो डिमांड को बूस्ट करने का सबसे जो इफेक्टिव तरीका होता है वो होता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे। तो अगर आप देखेंगे इस सरकार ने पिछले 2-3 साल 4 साल में जो किया है, वो एक मोटा काम किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपेक्स पे बहुत ज्यादा खर्च किया है, और उसने जो ग्रोथ को है सस्टेन किया है। पर अब जो फिस्कल डेफिसिट है इसको बहुत लंबे समय तक इतने ऊपर नहीं रख सकते, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम एक फिस्कल करेक्शन के पाथ पे चल रहे हैं। जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि 2021 में हमारा फिस्कल डेफिसिट 9% से ज़्यादा हो गया था, अभी वो डिक्लाइन होकर 6.4 है, और इस साल जिस तरह का हमारा टैक्स रेवेन्यू के ट्रेंड आ रहे हैं, हम इस फिस्कल डेफिसिट टारगेट को अचीव कर लेंगे। पर आगे जाने के लिए जो करेक्शन का भी बात की 5.8 का, वो
कोशिश जरूर रहेगी, पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अभी भी जो ग्लोबल हालात है कोई बहुत अच्छे नहीं है। ठीक तो बात। सरकार को कहीं ना कहीं एक मंशा ये भी रहेगी, क्योंकि ये आखिरी बजट है और पिछले अगर आप देखेंगे कई साल से जो टैक्स ब्रेक वगैरह है इतना कुछ एक्सटेंड नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ रिलीफ वहां होगा। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं, तो वहां और वित्त मंत्री यही कहती है कि हमने अगर कुछ बदलाव नहीं किया तो कुछ लगाया भी नहीं है, जी, मतलब जी, जी। बोझ भी नहीं डाला है। इसीलिए हम हम आप सब जो मेहमान हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली कोई हमें ऐसा कटौती ना देखने को मिल रही हो, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे आम आदमी पर असर पड़ेगा उसका भी हम विश्लेषण करेंगे, क्या रहेगा बजट के बाद। डॉक्टर शर्मा, जो फिस्कल डेफिसिट को लेकर बात कर रहे हैं हम, चालू खाता गाटा जो जब अगर बढ़ता है या एक रेंज के बाहर होता है तो हम जानते हैं कि रुपए पर उसका काफी दबाव पड़ता है, और जो आर्थिक सर्वेक्षण में बात कही गई है कि रुपए का जो उतार चढ़ाव है उसे कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए पर्याप्त रिजर्व है अभी। तो इसको हम कैसे समझें कि फिस्कल डेफिसिट का असर रुपए के उसमें ना पड़े, और साथ ही जब हम डॉलर के मुकाबले बात कर रहे हैं रुपए की वैल्यू की, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनी हुई है, जबकि बाकी जो मुद्राएं हैं उनके मुकाबले भारत की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है। ये जो तमाम पहलू हैं, इनका असर किस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली बजट पर आएगा? म्यूट पे डॉक्टर शर्मा प्लीज अनम्यूट शर्मा जी, आप म्यूट पे जी हैं। जी बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात होती है वो ग्रोथ की होती है। जब आपके पास ग्रोथ होती है तो आप बहुत सारी चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी डिसलीरेट हो, आपका फिस्कल डेफिसिट हाई हो, आपका कैट भी इंपैक्टेड हो, आपका रूपी भी इंपैक्टेड हो, तो आपकी इकोनॉमी तो का रेजिलियंस खत्म है, तो आप फिर आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास ग्रोथ है, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो हम बहुत सारी चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। ग्लोबल अट्रैक्टिवनेस है, जो इन्वेस्टर है वो हमारे ऊपर अट्रैक्टिव है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट जो कि सभी इकोनॉमीज में खराब हुआ था कोरोना के दौरान, वो अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। और जैसे अग्रवाल साहब ने बताया था कि अगर हम इस साल ये चेष्टा करें, जो आने वाला वित्त वर्ष है, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुमति लेंगी बजट को पेश करने की, और उसके बाद ठीक 10:10 पर संसद भवन परिसर में कैबिनेट की मीटिंग होगी। सीधा शुरू करेंगे हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, वित्त मंत्री पहुंच चुकी है वहां पर। अखिलेश, वित्त मंत्री पहुंच चुकी है वहां पर, आगे का क्या अपडेट आपके पास? हाँ, देखिए अभी अभी वित्त मंत्री यहाँ पहुंची है और यहाँ रुकी भी नहीं, वो बस गाड़ी से निकली और अंदर चली गई। बिल्कुल 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 वित्त मंत्री अभी यहाँ पहुंच चुकी है, और आपने देखा होगा कि वो गाड़ी से उतरी और मीडिया के सामने नहीं आई, सीधे नॉर्थ ब्लॉक के अंदर चली गई, और नॉर्थ ब्लॉक के अंदर वो जाके एक संक्षिप्त बैठक करेंगी अपने अधिकारियों से जिन्होंने बजट तैयार किया है, और उसके बाद वो अभी थोड़ी देर में निकलेंगी। 9 बजे उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना है। आप देख रहे हैं, देखिए पराक्रम में आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ नॉर्थ ब्लॉक के सामने एक G20 का भी डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। मतलब आप समझ सकती हैं कि इस बजट में जो है कि फिनेंशियल जो मामले हैं उसके अलावा G20 पर भी एक संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि G20 में भी एक जोर रहेगा, और G20 इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साल भारत के लिए क्योंकि भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, और किस तरह से भारत जो है G20 के देशों के माध्यम से पूरी दुनिया में एक फिनेंशियल सिस्टम के लिए एक कंसेंसस बना सकता है, किस तरह से जो गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया के सभी देशों में, गिरती हुई जो रोजगार की स्थिति है उसको कैसे पुख्ता बनाया जाए, हेल्थ या एजुकेशन के सिस्टम को कैसे गरीब देशों के पक्ष में लाया जाए, इन सारी बातों पे हो सकता है बजट में एक संक्षिप्त चर्चा हो। और जिस तरह से आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जब अंदर अभी गई हैं, वहां जाके एक संक्षिप्त बैठक के बाद वो निकलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी जाएंगी, वहां उनसे इजाजत लेंगी, और उनसे इजाजत लेने के बाद वो संसद भवन परिसर में जाएंगी। गेट नंबर 1 के सामने वो एक डिस्प्ले होगा, फोटो अपॉर्चुनिटी होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, और उस कैबिनेट की संस्तुति के बाद वे 11 बजे बजट पेश करेंगी। तो पूरे देश की निगाहें हैं, और खास करके जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, या जो किसान हैं, या जो छोटे लघु मध्यम व्यापारी हैं, उन सारे लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि एक रोजगार की भी स्थिति पर खतरा उत्पन्न हुआ था, उसके अलावा जो छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पे भी, तो उन सारी चीजों को किस तरीके से स्टिमुलेट किया जा सकता है। और कोरोना पीरियड जब पूरी तरह खत्म हो गया, आज यह पहला बजट
बजट है जिस तरीके से, जिसमें आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से यह एक पेपरलेस बजट होने वाला है। और इस बजट में किसके लिए क्या आने वाला है, खास करके रेल मंत्रालय, जैसा कि आप जानते हैं कि रेल मंत्रालय का पहले अलग से बजट आता था, अब रेल मंत्रालय का ये बजट इसी में समाहित होगा कि सबसे निगाहें इस पर भी है कि किस तरीके से रेल के जो अलग संचालन अलग है, क्षेत्र, उस अलग संचालन अलग में ग्रीन एनर्जी विभाग का किस और तरीके से साथ ही उपयोग होगा, अलग अलग वर्ग अपनी अपनी उम्मीदों की नजर से बजट को देख रहा है। अखिलेश सुमन, तमाम अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे। और G20 का जिक्र आपने किया, उसकी अहमियत हम समझ सकते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे रहा, आर्थिक सर्वे रहा, उसकी जो कॉपी है उसका हम फ्रंट पेज भी देख रहे हैं, वो पूरी तरह से G20 को एक तरह से समर्पित है। डॉक्टर शर्मा, आपको हमने बीच में रोका था, G20 का जिक्र भी कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं और हम लगातार कह भी रहे हैं कि बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, न सिर्फ देश की नजरें हैं बल्कि दुनिया भर की कहीं ना कहीं नजरें हैं और भारत के हर स्टेप को बहुत अहमियत के साथ देखा जा रहा है। और इस बजट पर भी मैं कहूंगी सिर्फ दुनिया भर की, सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें हैं कि किस तरह से बजट को लेकर किस तरह के, मैं कहूं, वित्तीय कदमों का जिक्र भारत की तरफ से किया जाता है। आप फिस्कल डेफिसिट को लेकर बता रहे थे, सरकारी खजाने पर ज्यादा असर ना हो, निवेश ज्यादा से ज्यादा आए, उसे कंट्रोल में रखा जाए और इसका कितना असर बजट पर पड़ सकता है, इसके बारे में आपको बीच में रोका गया था। डॉक्टर शर्मा, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बताना चाहूंगा, G20 का हम एक ग्रोथ लीडर हैं। G20 में तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट है। वी हैव द प्रेसिडेंसी आल्सो एंड वी आर द ग्रोथ लीडर इन द G20 कंट्रीज। और जहां तक फिस्कल डेफिसिट का सवाल है, मैं बता रहा था जब इकोनॉमी ग्रो करती है, अगर हमारे पास ग्रोथ है, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी, तो हमें कोई बड़ी चिंता नहीं होना चाहिए। चिंता तब होती है जब हम ग्रो नहीं कर पाते और फिस्कल डेफिसिट हाई होता है। हम भरपाई अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसकी बोरो करके ही करते हैं। जब हम ग्रो करते हैं तो सब चीजें एड्रेस हो जाती हैं। धीरे धीरे एक डिफिकल्ट पीरियड से हम निकले हैं, हमने शार्प रिकवरी देखी है, हमने फिस्कल डेफिसिट को इंप्रूव किया है। इस साल हम समझते हैं कि फिस्कल डेफिसिट लगभग कोई 5.5 या 6.25% के आसपास जो है प्रोजेक्टेड हो सकता है। और कैड का जहां तक सवाल है, वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल हेडविंड्स। हमारे पास एक जो भंडार है, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा, जो हमारे पास फॉरेक्स है, वो बहुत स्ट्रांग है, हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। और जो एक्सपोर्ट्स में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आएगा, वो दैट विल बी फुलफिल्ड बाय द डोमेस्टिक डिमांड ट्रैजेक्टरी। तो हमारा जो भी जैसे कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन आई है, वो करेक्शन आगे कंटिन्यू रहेगी। हमारे जो इंपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बनेगा, रूपी के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बनेगा। तो इस साल जो कैड है वो पिछले साल के मुकाबले, जो भी वित्त वर्ष है 2022-23 में 3.5% से कम होके वो हमारा अनुमान है कि वो 2.5% के आसपास अगले साल रह सकता है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस और करेक्ट होंगे। डिमांड, वर्ल्ड में डिमांड के स्लो डाउन है, रूपी के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, बिकॉज वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी, वी हैव ग्रोथ फंडामेंटल्स, वी हैव स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फंडामेंटल्स। सब इकोनॉमीज जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो बहुत ही डिफिकल्टीज फेस कर रही हैं और उनके ग्रोथ रेट जो है बहुत जबरदस्त डिसलीरेट हो रहे हैं, तो उनके करेंसीज इंपैक्ट होंगे। हमारी जो रूपी की स्ट्रेंथ आने वाले टाइम में स्टेबिलिटी आएगी और स्ट्रेंथ बनेगी और कैड भी एड्रेस होगा। कैड में बहुत तेजी से एक अच्छी इंप्रूवमेंट आने वाली है। सुभाष अग्रवाल जी, समझने वाली बात यह भी है कि बताया ऐसा जा रहा है कि सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट होगा ये, और ये भी हम देख रहे हैं कि चुनाव के पहले ये अंतिम पूर्णकालिक बजट होगा। क्या समझा जाए, देश का जो मध्यम वर्ग है और जो निम्न मध्यम वर्ग है, उसको कितनी उम्मीदें उसकी पूरी हो सकती हैं इस बजट के जरिए? इस पे मैं टिप्पणी करना चाहूंगा कि जो मीडियम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वो उसके ऊपर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन बहुत हाई है। हम 15 लाख रुपए को ही पीक टैक्स रेट दे रहे हैं, जो कि 30% है, जो और किसी इकोनॉमी में नहीं है। किसी भी इकोनॉमी में अगर हम टॉप 10 लीडिंग इकोनॉमीज देखें, उसमें जो मिडिल इनकम्स है उनको पीक टैक्स से नहीं रेट किया जाता है। वो उनका जो मल्टीपल्स होता है, जैसे हम 2.5 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड से 15 लाख पे जाके 6 मल्टीपल पर ही जाके हम हाई टैक्स रेट दे रहे हैं, पीक टैक्स रेट दे रहे हैं। दूसरे इकोनॉमीज में कम से कम 15-20 मल्टीपल पे जाके होता है। बहुत गैप होता है थ्रेशोल्ड और पीक रेट में। तो हमारा जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि सरकार इसमें जरूर कुछ चेंज लेके आएगी और रैशनलाइज करेगी डायरेक्ट टैक्सेस एनवायरनमेंट। बिल्कुल। और सुभाष अग्रवाल जी के पास फिलहाल हम रुक करेंगे। सुभाष जी, अगर देखें तो सर्वे में कहा गया कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, बैंक ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सूरत में एक तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के क्या उपाय हो सकते हैं? डॉक्टर अमन अग्रवाल, इस सवाल का जवाब अगर आप दें। डिमांड बढ़ रही है, बढ़ेगी मार्केट में, बैंक जो है वो ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे,
किस तरह से इन्फ्लेशन को लेकर क्या उपाय होंगे? देखिए जी, ऐसा है जहाँ पे जब डिमांड बढ़ रही है एक तरफ और बैंकों के पास पैसा है और वो खर्च करने की क्षमता भी रखते हैं और करना भी चाहते हैं, वहाँ पे दो चीज़ें देखनी ज़रूरी है। एक चीज़ तो देखनी ज़रूरी है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो भी जिस तरीके से अभी थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ा है वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पैसा बैंकों के पास जमा करा रहे हैं, तो वहाँ से मार्केट से खींच के जो कंजम्पशन पे जाना चाहिए था वो कंजम्पशन पे जाने की जगह बैंकों के पास जा रहा है। अब जो बैंकों के पास आया है वो क्रेडिट ऑफ टेक भी उस लेवल पे हो जो पिछले 1-1.5 साल में हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। वो इसलिए नहीं मिल पा रहा कि ये लोग बैंक नहीं देना चाहते, पर इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि असमंजस बना हुआ है। कोविड आता है जाता है, अब चाइना में भी दोबारा शुरू हो गया, भारत में भी थोड़ी अटकलें लग रही थी पिछले महीने की क्या होगा, कितना उसका प्रभाव होगा। तो अगर कोई नया निवेशक होता है, स्पेशली जो माइक्रो और स्मॉल जिसे हम कहते हैं या स्टार्टअप कहते हैं, अगर वो निवेश करते हैं अपना पैसा लगा के और फिर कुछ पैसा मार्केट से उठाते हैं तो उनको डर रहता है कल बंद हो गया, कल लॉकडाउन हो गया, फिर हमारा पैसा कहाँ जाएगा क्या। तो इसलिए अभी जो असमंजसता जो चल रही है छोटे और मध्यम वर्ग के जो बिजनेस हैं उनके लिए, तो वहां पे क्रेडिट ऑफटेक हमें इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है 6 महीने बाद जरूर होने की उम्मीद हो सकती है, पर अभी हमें देखने को उम्मीद नहीं होगी। दूसरा, जैसे मैंने कहा, नौकरियां सरकार अब जो दे रही है उससे दो फायदे डायरेक्ट होते हैं। एक तो प्राइवेट नौकरियां तो बढ़ी हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे में भी आ रहा है, पर जो सरकार जब नौकरियां ऐसे देती है उसे दो, एक तो वो जो पैसा आता है वो कंजम्पशन में जाता है, दूसरा ये जो सरकारी नौकरी लेते हैं वो फिर लोन लेते हैं, चाहे वो हाउसिंग के लिए हो, गाड़ी के लिए हो और चीज़ों, वो जो लोन लेते हैं उनको आराम से मिल पाता है बिकॉज सरकार के साथ आपको पता है कि अगले आप 5-10 साल 15 साल हैं, तो जो बैंक भी हैं सुरक्षित फील करते हैं देने में, तो वो जो एक कंजम्पशन फैक्टर बढ़ेगा वो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ को भी बढ़ोतरी देगा और स्लो कंजम्पशन ग्रोथ देखने को। लेकिन डॉक्टर पंकज, कंजम्पशन फैक्टर का जब यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं हम, तो ऐसे में जो मार्केट में कैपिटल फ्लो है उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे जो लोन रेट है, जो दर है, ब्याज दरें हैं लोन की, वो तो अभी थोड़ी ज्यादा है। तो उस स्थिति में कैसे जो सामान्य आदमी है वो इतनी हिम्मत कर पाएगा कि वो बाजार से लोन लेकर के अपने व्यापार के लिए या अपने घर के लिए पैसे का इस्तेमाल कर सके? नहीं, देखिए, मैं थोड़ा सा पहले जो प्रोफेसर साहब बोल रहे थे उस पर थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। जो इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन था, तो इन्फ्लेशन वाला आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ आती किस वजह से है, उसका फंडामेंटल रीज़न क्या है। तो अगर आप पिछला स्पेल देखेंगे इन्फ्लेशन का, तो हमारी एक बहुत बड़ी डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे हमारी एनर्जी की। तो जब ग्लोबल मार्केट में उसके प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे होते हैं तो उसका सीधा सीधा हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जब हमारा रुपया डेप्रिशिएट होता है तो उसका एक्सचेंज रेट पास थ्रू की वजह से हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। तो हमारा मोटा मोटी अगर आप इन्फ्लेशन का देखेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन की दो साइड होती है, एक डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है। तो जो आप क्रेडिट की बात कर रहे हैं, डिमांड साइड, जो बैंक क्रेडिट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ये एक फैक्टर होता है। मॉनेटरी पॉलिसी उसको टाइट करती है, जो हमने पीछे 5-6 महीने में देखा भी। एक चीज़ और समझा दीजिएगा, आपने एनर्जी की बात कही है, अगर वैश्विक मांग जो है वो कच्चे तेल को लेकर थोड़ी सुस्त रहने वाली है, कहीं ना कहीं दाम भी कम रहेंगे, इसका भी असर बता दीजिएगा। हाँ, तो अभी जो लग रहा है, क्योंकि वैश्विक जो स्तर पे जो डिमांड है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो काफ़ी ठंडी रहने वाली है। चाइना भी बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, पूरा वेस्ट अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी की डिमांड है वो उतनी ज़्यादा बूम होने वाली नहीं है। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे भी देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि अगले साल में जो एनर्जी प्राइसेस है वो स्टेबल टाइप रहेंगे। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम इतनी फॉरेन रिजर्व भी कम खर्च होगा जी। फॉरेन तो नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं उस तरह से, जितना है, यानी कि आप ज्यादा बढ़ता है तो आपका जो कैड है वो और ज्यादा बढ़ेगा, जैसा अभी अब एक और डॉक्टर शर्मा ने कहा था जी। तो हमारा कैड इसी वजह से कंट्रोल रहने की उम्मीद है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी बिल है, क्योंकि 86% जो हमारा ऑयल है जो हम कंज्यूम करते हैं वो इंपोर्ट करते हैं, तकरीबन 45 से 50% जो गैस है हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्राइसेस बढ़ती है तो उसकी वजह से हमारे कैड पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता है। और उसके बाद गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है कि कब तक उस भार को एब्जॉर्ब करे, तो कभी ना कभी उसको मार्केट में रिलीज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ मोटा मोटी जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम रहती है वो तो एनर्जी को रहती है, और कुछ हद तक फिर जो हमारा वेजिटेबल और जो एग्रो प्रोडक्ट है उनकी वजह से रहती है। तो अभी जो मीडियम टर्म इमीडिएट फ्यूचर में हमें दिख रहा है, एनर्जी का इतना ज़्यादा क्राइसिस होने की संभावना नहीं है। दूसरा है कि वेजिटेबल वगैरह का, तो उसका प्रोडक्शन सीजनल है, बड़ा डिपेंड करता है कि रेन क्या है, कैसा है। तो अगर हमारा वो सप्लाई साइड थोड़ा ठीक रहता है तो ये ग्रोथ के बाद, उसके बाद जो हमारा
अगर हमारा क्रेडिट क्रिएशन भी होता है, लोग डिमांड करते हैं क्रेडिट की, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो एक साल का आगे का फोरकास्ट दिखा रहे हैं वो बहुत रीजनेबल है। जो हमारा 4% के आसपास आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट करता है, उसके पास रहने की उम्मीद है। तो इस वजह से अगर ग्लोबल सिनेरियो में हम देखें तो इन्फ्लेशन वाला इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया को फेस नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर कोई सडन कोई और इंसिडेंस होता है, जैसे एक साल पहले यूक्रेन क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस एकदम शूट कर गई, क्योंकि हमारे यहाँ है कि जब तक $100 तक एनर्जी प्राइस रहता है पर बैरल जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का, तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जब वो और अभी अब कह भी रहे हैं कि पीक टच कर चुके हैं हम इन्फ्लेशन को लेकर, तो अब नीचे ही आना है, अभी नीचे आना। ठीक है, लेकिन इन सब के साथ साथ डॉक्टर अमन, जब ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी की बात हम करते हैं तो उसमें कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? हालांकि बहुत सारे प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि हम ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा दें, सोलर एनर्जी को हम बढ़ावा दें, बायोगैस प्लांट पर बहुत रिसर्च और काम हो रहा है हमारे देश में। ऐसे में तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बने, क्या उसकी भी झलक इस बजट में हमको देखने को मिल सकती है क्या ऊर्जा के क्षेत्र में? देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता की बात है वो ईवी तक तो हमें दिखाई दे रही है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, कंज्यूमर जो गुड सेगमेंट है उसमें हम उस तरफ मूव करें और डिपेंडेंस तेल के ऊपर थोड़ी कम करें, ताकि लोगों की जेब पे भी थोड़ा कम भार पड़े। पर जहाँ तक तेल की प्रोडक्शन की बात है या उसके एक्सट्रैक्शन की बात है, उसमें हमें पिछले 1-2 साल में कुछ ज़्यादा खबर देखने को नहीं मिली है। जहाँ तक तेल के दाम की बात है, मेरे विचार में सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि तेल का दाम हिंदुस्तान के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में कम हो, और उसके बहुत सारे कारण, एक तो आपने बताया कि तेल के ऊपर प्रेशर कम है तो रेट कम होगा। दूसरा, जो हम ज़्यादातर तेल खरीदते हैं और आज नहीं हज़ारों साल दशकों से खरीदते जा रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस पे होता है। जो हमने पहले वो कॉन्ट्रैक्ट 20-20, 25-25 साल के लिए होते थे। अगर आपको याद हो, मोदी जी अभी जब गए थे, ट्रंप साहब थे वहाँ पे, तो उन्होंने गैस का एक कॉन्ट्रैक्ट किया 20 साल के लिए, 20-22 साल के, ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड होते थे। पर अब जो आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 3 से 5 साल के लिए होते हैं। अब वो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पिछले चल रहे हैं वो करीबन $55 से लेके $65 पर बैरल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। तो जो हमारा ज़्यादातर तेल आता है, करीब हम कहें कि 98% जो तेल आता है मार्केट से हम खरीदते हैं, वो उन कॉन्ट्रैक्टेड प्राइसेस पे होता है। सिर्फ ये 1-2% जो होता है, जो ऑयल कंपनियां हमारी और बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां हैं, वो ओपन मार्केट से खरीदती हैं, जो करंट दाम मार्केट में चल रहा होता है। तो इसलिए उसकी वजह से डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेस लाना ठीक नहीं है। दूसरा, ऑयल कंपनियों ने जो है काफ़ी सारे रिजर्व्स क्रिएट कर रखे, करीबन 8 लाख करोड़ के करीब रिजर्व्स क्रिएट कर रखे ऑयल कंपनियों ने। पिछले साल भी उनको मुनाफा हुआ, उससे पहले भी हुआ। ये सरकारी कंपनियां हैं। इन सरकारी कंपनियों का पहला कर्तव्य है कि एक इंसान, हिंदुस्तान एक आम आदमी की तरफ ध्यान दे, जो सरकार का भी काम है। सिर्फ मुनाफा कमाना एक प्राइवेट वेंचर की तरह नहीं है। तो जब आपने इतने लाख करोड़ इकट्ठा कर रखा है रिजर्व, अलग अलग रिजर्व्स के अंदर, तो उनको अगर कभी थोड़ा झटका भी लगता है, थोड़ा बहुत कम होता है, जैसे अभी हमारा जो $610 बिलियन पहुंच गया था रिजर्व, वो थोड़ा कम हुआ रुपए गिरने की बजाय, तो वो अगर लगता भी है तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, वो कर देना चाहिए। तीसरी बात, हमने भारतीय संस्थान में सजेस्ट किया था ऑयल पूल अकाउंट, जो एनडी तिवारी साहब जब वित्त मंत्री थे उन्होंने इंप्लीमेंट किया। उस अकाउंट में भी करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, जो इस सरकार ने यूज किया डोमेस्टिक प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए। उस अकाउंट में अभी भी पैसा पड़ा हुआ है, जो रखा जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्राइस गिरती है और सरकार जब नहीं गिराती है, तो वो पैसा जो बचता है वो पैसा उस अकाउंट में रख दिया जाता है। ये अकाउंट जो है जब पड़ा है, तो भारत सरकार ये भी है, इसको यूज करके डोमेस्टिकली प्राइसेस, और भी बहुत सारे तरीके हैं कि एक आम आदमी को राहत पहुंचाए, बजट के अंदर कंट्रोल करे, इन्फ्लेशन उससे नहीं बढ़ेगा और फिस्कल डेफिसिट भी हमें बढ़ने को उम्मीद नहीं। सभी की उम्मीद भी यही है कि कैसे आम आदमी को राहत मिले। एक बार फिर रुक करेंगे हमारे सहयोगी अखिलेश सुबन का, जो कि वित्त मंत्रालय के बाहर मौजूद हैं। अखिलेश, समझना चाहेंगे आपसे, यदि आप हमें बता पाएं कि आखिर बजट को लेकर देश का मूड क्या है? देखिए, बजट को लेकर जहां मैं अभी खड़ा हूं, पराक्रम, आप देखिए मेरे पीछे वित्त मंत्रालय का ये पूरा ऑफिस है, और आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के आसपास सुरक्षाकर्मी तो हैं, निश्चित तौर पे सुरक्षाकर्मी आजकल हर जगह होते हैं जहां की कोई भी संवेदनशील स्थिति रहती है, लेकिन यहां सुरक्षाकर्मियों के अलावा मीडिया की भी एक बड़ी तादाद है, मीडिया की भी एक बड़ी फौज यहां खड़ी है, और इन सारे लोगों के अंदर यही जिज्ञासा है और अपने अपने हिसाब से अटकलें भी लगा रहे हैं कि क्या इस बजट में आने वाले हैं, अपने अपने विश्लेषण भी हैं। लेकिन इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की स्थिति दिखा दूं कि यहाँ और भी लोग हैं, जो जनता का कुछ हिस्सा है जो बाहर
वित्त मंत्रालय के बाहर खड़े हुए हैं। इसमें कुछ वित्त मंत्रालय के कंसल्टेंट हैं, वो सारे लोग भी हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ ब्लॉक के आगे का हिस्सा है, पीछे साउथ ब्लॉक है, यहाँ भी लोग कौतूहल से खड़े हुए हैं। आप देखिए इधर राष्ट्रपति जी के यहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति जी के यहाँ भी थोड़ी देर में जब निर्मला जी यहाँ से निकलेंगी तो 9 बजे करीब उनके राष्ट्रपति से मिलना है। तो राष्ट्रपति भवन की भी काफी तैयारियां हैं। आप कह सकते हैं मूड की बात जहां तक है कि जनता के मूड की बात, देखिए हर बजट के पहले जनता में काफी जिज्ञासा होती है, और खास तौर पे अभी जो स्थिति ये हुई है कि कोरोना पीरियड के बाद जब जनता ये आशा कर रही है कि जो रोजगार की स्थितियों में परिवर्तन होगा, उन सारे चीजों को लेकर काफी जिज्ञासा की स्थिति है। पराक्रम, बिल्कुल जिज्ञासा की स्थिति सभी में है, और लगातार इसी जिज्ञासा को हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत शांत करें, क्योंकि क्या वित्तीय लेखा जोखा रहा है उससे ही कहीं ना कहीं कयास और अनुमान अखिलेश लगाए जा सकते हैं। और तमाम जो अपडेट आप दे भी रहे हैं, एक एक करके हम सरगर्मियां बता रहे हैं। अब वित्त मंत्रालय से जो वित्त मंत्री हैं वो निकलकर राष्ट्रपति भवन का रुख करेंगी, इसका भी अपडेट हम आपको देंगे जैसे ही वो राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना होंगी। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी है, गेट नंबर 1 से एंट्री होनी है संसद भवन में, हम कहें तो वित्त मंत्री की, और फोटो आप भी होगा वहां पर। और ये भी एक कहीं ना कहीं एक परंपरा रही है फोटो आप की, लगातार हम देखते रहे हैं जो भी वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं वो एक तरह से अपना जो पिटारा, जो खजाना है जहां से बजट निकलता हम देखेंगे, उसके साथ एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। तमाम ये जो तस्वीरें काफिले की देख रहे हैं आप वित्त मंत्री के, और बहुत ही एक तरह से कॉन्फिडेंशियल ये पूरा बजट रहता है, बहुत सिक्योरिटी रहती है, और एक एक गतिविधि से जुड़ी जो होती है वो अपने आप में काफी दिलचस्प कहीं ना कहीं होती है। और प्रीति, बजट बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प होती है, और उसे भी समझना चाहिए मुझे लगता है। और इसके साथ साथ बात ये भी है कि जैसे कि बही खाते से एक अलग तरीके से बजट पेश करने की जो परंपरा थी हमारी, उसके बाद में फिर कोविड की वजह से टैबलेट में बजट पेश किया गया। अब देखना ये होगा कि इस बार का जो बजट होगा उसका प्रारूप किस तरीके का होगा, वो किस तरीके से पेश किया जाएगा, क्या वो पेपरलेस होगा या फिर क्या वो बही खाते में होगा। तो तमाम सारी जो ये बातें हैं ये देखने वाली है। और निश्चित रूप से हमारे देश का जो बजट है उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, मतलब हलवा बनाने से लेकर तो वित्त मंत्री के बजट भाषण तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसको बारीकी से समझना भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और मुझे लगता है कि ये दर्शकों को भी समझना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे क्या ये कहना ठीक होगा कि चूंकि हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं, वित्त मंत्री वो भी महिला हैं, और जिस तरीके से एक महीने का घर का जो हम खर्च और हमारी जो इनकम है उसके आधार पर हमारा बजट बनाते हैं, ठीक उसी तरह से ये देश का बजट भी तैयार होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी तरीके से जो देश का बजट होता है वो समझा जाता है, लोखा जोखा बनाया जाता है, और आगे उसी हिसाब से प्रोजेक्शन किए जाते हैं कि हम कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं। और मेरे विचार में ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो तो काफ़ी कंजर्वेटिव फिगर देता है। अगर हमें जो जैसे इन्होंने कहा कि 6 से 6.8, अगर हायर टारगेट 6.8, तो वित्त मंत्री जी को करीबन 7.5 से 8% का टारगेट लेके चलना होगा, ताकि हम जो है 7% के आसपास अगले साल आ सकें। इसी तरीके से जब इन्फ्लेशन की बात करें, किसी और चीज़ की बात करें, उसके टारगेट भी उनको लो लेके चलने होंगे, और वही हमें टारगेट आप वित्त बजट में देखने को मिलेंगे, ताकि हम जो अचीव देख रहे हैं, ये कंजर्वेटिव फिगर दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। हिंदुस्तान हमेशा एक कंजर्वेटिव फ्रेमवर्क रहा है, कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, और इसी तरीके से इस सरकार ने भी देखने की कोशिश की है कि जो हम कहें उसको हम पूरा धरा पे उतरें, तो इस तरीके से ताकि सबका साथ भी हो सके, सबका विकास भी हो सके। बिल्कुल। और एक बार संसद भवन परिसर चलते हैं। पराक्रम, संसद भवन परिसर में पवन शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पवन, बताइए कुछ हलचलें क्या चल रही है इस समय संसद भवन परिसर में? प्रीति, जैसा हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि वित्त मंत्री जो हैं वो सबसे पहले क्या है कि जो 9 बजे के करीब जो शेड्यूल टाइम है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जाएंगी और राष्ट्रपति भवन, जो प्रोसीजर रहता है राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से वो राष्ट्रपति को बताएंगी उसके बारे में। उसके बाद क्या है, वो सीधा जो उनके साथ सारे जो वित्त राज्य मंत्री हैं, डॉक्टर भागवत कराड़ हैं और पंकज चौधरी हैं, वो भी उनके साथ होंगे, और उसके बाद वो संसद भवन की तरफ आएंगे। यहाँ पे 10 बजे गेट नंबर 1 पर, मैं अभी गेट नंबर 4 पे खड़ा हूँ,
तो गेट नंबर 1 पे वित्त मंत्री आएंगी वहाँ पे, और जहाँ पे वो फोटो अपॉर्चुनिटी रहती है प्रीति, वो वहाँ पे होगा। हम सभी का उत्साह जो है, सभी चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो, वहाँ के अफसर हो, बाकी चीज़ों में सबके चेहरों पे वो दिखता है उन तस्वीरों में, और वो सबको इंतज़ार रहता है उन तस्वीरों का। तो वो होगा यहाँ गेट नंबर 1 पर। उसके बाद 10:10 पर कैबिनेट की अप्रूवल ली जाती है बजट के लिए, तो वो कैबिनेट की मीटिंग होगी अंदर पार्लियामेंट हाउस में ही, और उसके बाद जो है 11 बजे देश के सामने बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये अभी तक का ऐसा है। और उसके बाद शाम को जहां तक शेड्यूल की बात है, 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करेंगी, उसमें दोनों वित्त राज्य मंत्री वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। और 4 बजे जो है रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और बजट में जो जो प्रावधान, जो जो चीज़ें सामने आएंगी देश के, उसके बारे में वो जनता को बताएंगे। तो ये शेड्यूल रहने वाला है। तो गहमा गहमी तो है ही, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 1 फरवरी का बजट पेश दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहता है, और देशवासियों के साथ ही सभी को इंतजार के इस बजट में क्या नया उनके लिए। प्रीति, बिल्कुल, और एक नजर इस बात पर भी रहेगी क्योंकि 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड बना, 2 घंटा 41 मिनट